नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो करार होने वाला है ट्रेड को लेकर के, वो एक्चुअल में अटका हुआ क्यों है, लटका हुआ क्यों है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं कि भारत प्रेशर में आ जाए। क्या भारत प्रेशर में आएगा? क्योंकि आज भी उन्होंने 14 राष्ट्र प्रमुखों को एक प्रेम पत्र भेजा है, जिसमें ये जानकारी दी है कि आप सब पर 25 से लेकर के 40% तक मैं टैरिफ लगा रहा हूं। क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है कि भारत भी इस प्रेशर में आ जाए? एक तो डेडलाइन उन्होंने दी थी 9 जुलाई तक की, वो कल खत्म हो रही है। भारत उस प्रेशर में भी नहीं आया, बल्कि जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि हम जो राष्ट्रीय हित हैं, जो हमारे कृषि से संबंधित कंसर्न हैं, चिंताएं हैं, उन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो संदेश और संकेत साफ हैं ट्रंप साहब के लिए, उनके प्रशासन के लिए। अब आगे क्या होगा? और ये जो आए दिन कुछ ना कुछ गिमिक हो रही है वहां से, इनसे मोदी जी कैसे निपटेंगे, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और मुद्दे हैं, उनको भी साथ में लेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और राजनीतिक मामलों के भी, आर्थिक मामलों के भी, कूटनीतिक मामलों के भी जानकार विजय सरदाना साहब। तो विजय जी के साथ जुड़ करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं और सुनते समझते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, थोड़ा ये समझाइए हमारे दर्शकों को, और हमारे और आपके तो दर्शक आमतौर पर साझा ही हैं, कि ये जो कुछ चल रहा है इस समय, ये कब तक ऐसे ही लंबित रहने वाला है? और ट्रंप क्या भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शर्तों को मान लिया जाए किसी तरीके से? क्या है इस समय, स्टेटस क्या है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी काफी बहुत समय स्वागत। बाद उनसे मुलाकात हो रही है आज। जी जी। सर, जहां तक बात है ट्रंप साहब की, देखिए, ट्रंप साहब ने एक ट्रंप कार्ड खेला है कि मैं सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाऊंगा और सबको अमेरिका से व्यापार करना है, इसीलिए सब मेरी शर्तों पे ही व्यापार कर सकते हैं क्योंकि मैं अमेरिका का जिल्ले इलाई हूं और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही चलेगा। ना वो कांग्रेस की सुनते हैं, ना वहां के कानूनों की सुनते हैं, ना वो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं दुनिया में जिसमें अमेरिका भी हिस्सेदारी है, ना वो उसको मानने को तैयार है। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है और उसी हिसाब से वो पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जितने भी देश हैं, हर देश की अपनी एक मजबूरी है। हर देश अपना एक डेवलपमेंट लेवल पे है। एक, सर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ना एक शब्द होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुएशन। उसका मतलब ये होता है कि सब देश बराबर नहीं है। वक्त के साथ साथ लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, सुधार करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप की क्षमताएं बढ़ाते हैं, अपनी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परेशानियां हैं उनको समझते हुए अपना एक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है, ट्रंप साहब के हिसाब से नहीं बनते हैं वो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप साहब ने इन चीजों को समझा ही नहीं। कारण क्या रहे भगवान जाने, लेकिन एक बहुत ही बेसिक चीज ये है कि ट्रंप साहब को ये बेसिक चीजें कोई समझाने वाला होना चाहिए था। खैर, अब वो उनका इंटरनल मामला है, हमें नहीं पता। लेकिन जो सवाल आपका है सर, कि ये जो रोज नया गिमिक कर रहे हैं, इसके पीछे चक्कर क्या है? सर, आप ये देखिए कि 9 जुलाई की डेट इन्होंने दे दी, 90 दिन दे दिए कि आप आइए और मेरे से समझौता करिए, नहीं तो 9 जुलाई के बाद आप पे मैं, जो मैंने टैरिफ घोषणा की थी, लिबरेशन डे जो इन्होंने मनाया था, वहां पे जो मैंने घोषणाएं की थी, अब वो मैं लगाना शुरू करूंगा।
अभी तक इनके पास सिर्फ 2 ही देश पहुंचे हैं जिनके साथ इन्होंने समझौता किया। बाकी लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि वो ट्रंप साहब को नापना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इनके बात में कितना दम है, कितनी गहराई है। क्योंकि इस आदमी पे भरोसा करना मुश्किल है, ये आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं। तो कोई भी आदमी ट्रंप को फेस वैल्यू पे नहीं लेगा। आज आप कुछ भी समझौता करो, कल ये पलट के बोल देंगे नहीं इसमें ये 2 क्लॉज कम है, मैं नहीं मानता, इसमें 2 क्लॉज जोड़ेंगे तब बात बनेगी। ये किसी भी लेवल पे पलटी मार सकते हैं, ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हर आदमी बहुत सचेत होके ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा, क्योंकि वहां के मंत्रियों को और वहां के अधिकारियों को ही नहीं पता कि बॉस क्या बोलने वाला है। ईरान के वॉर के समय हमने देखा, यूक्रेन के समय हमने देखा, रशिया के साथ देखा, अफगानिस्तान में, ईरान में, हर जगह ये पलटने में देर नहीं लगाते। ये स्थिति बहुत क्लियर है। भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के समय ये रातों रात कैसे पलटे वो भी हमने देखा। तो इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, एक बात तो बहुत क्लियर। इसीलिए जिसे कहते हैं ना कि भाई दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यही हाल ट्रंप साहब के साथ। अब 9 जुलाई की डेट आ गई सामने, परसों, मतलब कल। अब कल जो डेट है, आज उनका आखिरी दिन है। जितने उनको तमाशे करने चाहिए थे आज हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। 2 ही देशों ने एग्रीमेंट साइन किया, एक पनामा और दूसरा है यूके। अब इसको अलग अलग हम डिटेल में देखें तो ये एक अलग कहानी निकल के आती है। बाकी दुनिया का किसी देश ने इनके साथ समझौता नहीं किया। अब ट्रंप साहब की मजबूरी ये है कि अगर मैं सब पे टैरिफ लगा देता हूं तो ये खुद फंस जाते हैं। आज मैंने एक वीडियो बनाया सुबह सर, आपके दर्शकों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, कि अमेरिका फर्स्ट जो नीति है, क्या ये ट्रंप के ऊपर उल्टी पड़ गई है? क्योंकि जितने निर्णय इन्होंने लिए उससे अमेरिका का नुकसान ज्यादा हो गया। और हालत यह है कि इंपोर्ट 18% बढ़ गया। ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में उतरे थे और इनकी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। इनके एक्सपोर्ट्स रुकते जा रहे हैं और इनके इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये उल्टा खेल हो गया, इनको समझ ही नहीं आया इनको कहां से चोट पड़ गई। और आज स्थिति ये है कि 9 तारीख जब सामने है और कुछ नहीं दिख रहा, तो अब इन्होंने घोषणा करी है कि अब हम 1 अगस्त से ये टैरिफ लगाएंगे। और जब ये 1 अगस्त का मतलब ये है कि अब पॉलिटिशियन है, ये तो मानेंगे नहीं कि मेरा कार्ड्स गलत चले गए या मेरा मूर्खों जैसा डिसीजन था। कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता दुनिया में। आज तक आपने किसी पॉलिटिशियन को ये कहते नहीं सुना होगा कि हाँ मेरे डिसीजन गलत थे। वो बात अलग है कि उससे देश बर्बाद हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए, व्यापार बर्बाद हो जाए, वो बातें अलग है, वो दिखता है, वो सबको दिखता है। स्टॉक मार्केट डूब जाए, वो सब ठीक है। लेकिन कभी प्रेसिडेंट ट्रंप ये नहीं मानेंगे कि उनके डिसीजन गलत थे, और फॉर दैट मैटर कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता, क्योंकि वो नाक का सवाल होता है। अब रही बात ये कि 1 तारीख अब इन्होंने डेट बना दी, मतलब 3 हफ्ते रह गए। अब आप जो आदमी बार बार चिट्ठी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? डेस्परेशन उसको है या किसी और को है? तो चिट्ठी बार बार लिखने का मतलब यह है कि ट्रंप साहब अब लोगों को कह रहे हैं यार मेरे पास आके मिल तो लो, और कोई मिलना नहीं चाहता। क्योंकि ये आदमी ओवल ऑफिस में बैठ के भी जिस तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बेइज्जत किया, जिस तरह से जर्मनी के प्रेसिडेंट को बेइज्जत किया, जिस तरह से कनाडा के प्रेसिडेंट को बेइज्जत किया, मोदी साहब तो गए नहीं। इसने जब बुलाया, नहीं भैया मेरे पास और बहुत काम है, तुम मजे करो, मैं अपने काम पे जा रहा हूं। तो कोई अब इस आदमी से मिलना भी नहीं चाह रहा। तो स्थिति ये हो गई। अब ये क्या करेंगे? चिट्ठियां लिखेंगे। इससे साफ पता लगता है कि अमेरिका इस समय डेस्परेट कंडीशन में है। प्रेसिडेंट ट्रंप की साख खतरे में है, इज्जत का सवाल है, तो किसी तरह से इज्जत बचाओ अभियान चल रहा है। ये चिट्ठियां उसका हिस्सा है। विजय जी, अभी पिछले दिनों हमने बराक ओबामा का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा है कि इन्होंने अमेरिका की छवि को बर्बाद कर दिया है। एक मतलब ठीक है, आप व्यापार करिए, करार करिए, सारी चीजें हैं,
लेकिन जिस तरह का डेस्परेशन इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, और एक ही डंडे से सबको हाँकने की जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो स्वीकार करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मतलब अमेरिका की छवि इन्होंने क्या बना दी है। सर, ये बात बिल्कुल सही है और इसीलिए आज के वीडियो में मैंने इसी छवि को लेकर डिटेल एनालिसिस किया है। आपको सबसे पहले से छवि का पॉजिटिव असर दिखता है टूरिज्म पे। इनके यहां पे टूरिज्म ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में मैसेज क्या चला गया, आप अमेरिका जा रहे हो, पता नहीं आपका एयरपोर्ट पे आपको वापस ना भेज दें, आपका वीसा रिजेक्ट ना कर दें, आपके कपड़े उतरवा के चेक करना ना शुरू कर दें, आपके ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन जांच ना बैठ जाए। तो हर आदमी कहता है यार अजीब देश हो गया, ये क्या करेंगे वहां जाके। लोग पहले एजुकेशन के लिए आना चाहते थे, अब नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वहां एडमिशन लें, कल को ये बोल देंगे हम फॉरेन लोगों को यहाँ काम नहीं करने देंगे, पार्ट टाइम नहीं करने देंगे, हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, कुछ और तमाशा शुरू हो जाए, ये पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। इसी तरह से बाकी सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम है। तो इमेज तो बहुत बुरे तरह से खराब हो रही है अमेरिका की, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो सर आप एक बात बताइए कि एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने के लिए लोग 2-2 साल इंतजार करते थे अपॉइंटमेंट का, और आज ट्रंप साहब मोदी साहब को फोन करते हैं कि यार तुम कनाडा तक आए हुए, वॉशिंगटन होके चले जाना, वहां से 3-2 घंटे का रास्ता ही है मुश्किल से, तो क्या दिक्कत है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या है सर, कि जिसको मिलने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने के लिए एक एस्पिरेशन होता था किसी भी वर्ल्ड लीडर का, आज उससे कोई मिलना नहीं चाह रहा। इसका मतलब क्या है कि ये अमेरिका और अमेरिकन लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आर दीज पीपल रिलायबल, सेंसिबल, लॉजिकल। तो ये तो किसी भी, अमेरिका जितने बड़े देश, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, दुनिया से की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति है, उससे लोग बात नहीं करना चाह रहे, तो इससे बड़ा डाउनफॉल और क्या होगा सर। और एक ही आदमी जाके वहां पे मिलता है, वो है पाकिस्तान का आर्मी जनरल। और कौन मिला उनसे जाके? ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिनको वो मित्र कहते थे उनको ही असहज करने का काम किया है। मतलब कितनी बार इन्होंने ये बात दोहराई है, मेरे विचार से आज 20वीं बार दोहराई होगी, जब नेतान्याहू के साथ इनकी मीटिंग चल रही थी कि हमने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवा दिया। जब सीधे सीधे हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के हवाले से विदेश मंत्री का बयान आ चुका कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, तो ये बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं। और नंबर 2, जब आपने अभी जिक्र किया कि कनाडा में थे प्रधानमंत्री और उन्होंने कहा कि आप वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, और उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसे में कौन जाएगा, कौन आप पर भरोसा करेगा। आपकी बात 100% सही है। आप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को ऐसी वीडियो और फोटोग्राफ दिखाते हैं कि वहां पर गोरों के साथ अत्याचार हो रहा है जो उनके देश की थी ही नहीं। आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक तरीके से धमकाने की कोशिश करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो मान लो। तो ऐसे में ये आपके चीन के राष्ट्रपति ने जाने से मना कर दिया कि आप बीजिंग आइए और परिवार के साथ आइए। मोदी जी ने मना कर दिया कि आप क्वाड के लिए नई दिल्ली आएंगे ही इस साल, तो तभी बात होगी। तो ये सिचुएशन इन्होंने अपनी एक ऐसी बना ली है कि कोई इनको रिलायबल जो है शख्स और देश मानने को तैयार नहीं, राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं। सर देखिए क्या होता है ना कि एक सीधी सी बात है सर कि आपकी जो कथनी और करनी में जो फर्क दिख रहा है, या जो आपका काम करने का लोग आपकी शैली को देख रहे हैं, तो वो तो सब जग जाहिर है। अब रही बात कि साहब भारत पाकिस्तान का क्रेडिट लेने की ये प्रयास कर रहे हैं,
जब से ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं, मुझे ये बताइए सर, जस्ट गिव ए रिफ्लेक्शन, आपके दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा, कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक ट्रंप साहब ने किया और जिसकी दुनिया में तारीफ हो रही? एक बता। ये कह रहे थे मैं यूक्रेन का लड़ाई 1 घंटे में रुकवा दूंगा, और रशिया सुनने को तैयार नहीं है, वहां पूरा यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि जो यूक्रेन का एकमात्र पोर्ट एरिया है वो भी रशिया कब्जा लेगा। तो यूक्रेन विल बिकम ए लैंडलॉक्ड नेशन, पहली बात तो मुश्किल हो जाएंगी इनकी। ईरान वाले लड़ाई में भी इनको दौड़ के बचाना पड़ा, क्योंकि इजराइल के ऊपर बमबारी हुई, बर्बादी हो गई, तो इनकी मजबूरी थी रोकना, नहीं तो फंस जाते ये खुद। इन्होंने अपनी तरफ से दुनिया भर के 12-13 बम गिरा दिए, उससे कुछ नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े बम गिराए और रिजल्ट 0, ढाक के 3 पार, कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहां फंस गए। कनाडा को इन्होंने बहुत लचकाने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश करी, तो कुछ नहीं हुआ। चाइना इनकी सुन नहीं रहा, इंडिया इनकी सुन नहीं रहा, कोई इनकी बात सुन नहीं रहा। तो अब एक ही इनके पास बार बार कहने को है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान लड़ाई रुकवा दी। अरे तुमने इसलिए रुकवाई नहीं, तुमने हाथ जोड़ने पड़े पाकिस्तान को कह के कि भैया वहां पे अमेरिका के बहुत सारे औजार और लोग बैठे हुए हैं इनके अड्डों में, वो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए रोको। क्योंकि इनकी उम्मीद ही नहीं थी कि हम एलओसी पार करेंगे या इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि पूरा पाकिस्तान का कोई भी कॉर्नर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, जहां भी हमें लगेगा हम वहां ठोकेंगे, अब हम आपके बॉर्डर का नाटकबाजी नहीं सुनेंगे, अब तुम्हें जो करना है करो। इससे अमेरिका का पूरा जो गेम प्लान था पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को तंग करना, वो एक्सपोज हो गया। इससे तिलमिलाया हुआ है। और बार बार का ये कहना मोदी साहब के सामने कि भाई हमने पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई रुकवा दी, अगर मान लीजिए कि मोदी साहब वॉशिंगटन चले जाते, और आपको पता है कि वहां पत्रकार सम्मेलन तो होता ही, अगर उन पत्रकारों ने पूछ लिया होता कि भाई साहब बताइए ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं ये सही है या गलत है, तो मोदी साहब क्या बोलते? बिल्कुल। अगर ये बोलते कि नहीं सही है, तो जो आज तक आप बोल रहे थे वो गलत था। और अगर आप व्हाइट हाउस में खड़े होकर बोलते कि नहीं जो ट्रंप बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, तो दूसरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो जाता। तो बेहतर है कि ट्रंप साहब के साथ साझा पत्रकार, जिसे कहते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने की मोदी साहब को जरूरत ही नहीं है, बेहतर है डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। और वही भारत सरकार कर रही है, और वही मेरे को लगता है एक सेंसिबल तरीका। सही है। उन्होंने आसिम मुनीर को भी बैठा रखा था बुला करके, और अगर वहां पर आसिम मुनीर भी होते उस समय, तब आप सोचिए कि भारत में मोदी जी के लिए कितनी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो चुकी होती, और यहाँ किस तरह की राजनीति विपक्ष खुल करके खेलता। देखिए वो बुला तो एक्चुअली आसिफ मुनीर के लिए ही रहे थे, क्योंकि देखो आसिफ मुनीर उनका वहां एजेंट है। आप समझिए, ट्रंप साहब का अपना बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का। पाकिस्तान से जितना पैसा विदेश जाता है बैंकों के माध्यम से, अब उस पर एफएटीएफ की गाइडलाइंस है, तो 2 नंबर का पैसा ब्लैक मनी बाहर ले जाना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी सबसे अच्छा तरीका है 2 नंबर का पैसा बाहर ले जाने के लिए। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स को वो चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा जनता का वो अपने खाते में जोड़ते हैं, और विदेश में रिटायरमेंट के बाद हम विदेश में जाके रहते हैं, तो वो पैसा तो उनको भी ट्रांसफर करना है बच्चों के लिए। और ट्रंप साहब की अपनी एक क्रिप्टो कंपनी है, तो भैया एक मैं बिजनेस भी दे रहा हूं और मेरा धंधा भी चल रहा है, तो ट्रंप साहब का बिजनेस भी चल रहा है। अब मुनीर को जब तक वो वहां रखेंगे तब तक पाकिस्तान कब्जे में रहेगा अमेरिका के, इसीलिए उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि अब आप उसको रिटायर नहीं कर सकते। आर्मी जनरल को तो आप रिटायर कर सकते हो, तो फील्ड मार्शल को आप रिटायर नहीं कर सकते। तो एक तो परमानेंट वो बात हो गई। दूसरा, आसिफ मुनीर जब वॉशिंगटन में थे तो वहां पे ये लेजिटिमेसी के लिए कि देखिए मैंने दोनों नेताओं को बैठा दिया और दोनों मान गए, और जो हुआ वो सब अब नहीं होगा वगैरह वगैरह,
इससे आसिफ मुनीर को लेजिटिमेसी मिल जाती कि भाई जो आसिफ मुनीर है उसका कद मोदी के बराबर हो गया। अब सबसे बड़ा नेता अगर कोई पाकिस्तान में है तो आसिफ मुनीर। इसीलिए मोदी साहब ने नहीं जाके बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि इस तरह के आलतू फालतू बाद में बयानबाजी हो, ट्रंप के साथ कौन दिमाग लगाए, इस आदमी को जितना इग्नोर करो उतना अच्छा है। तो मोदी साहब ने जो डिसीजन लिया वो ठीक था। अब अपना घूमते रहे, ट्रंप साहब क्लेम करते रहे कि मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। ठीक है, दुनिया भी जानती है, हम भी जानते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, म्यूट है। जी माफी चाहूंगा। क्या भारत ने और मोदी जी ने इनको सरप्राइज किया है? क्योंकि सरप्राइज तो ये करना चाहते थे। पहले कार्यकाल में ये बार बार मोदी को मित्र बताते थे अपना। कुछ साझा आयोजन भी किए गए थे। अमेरिका में भी एक रैली की गई थी, गांधीनगर में भी एक रैली की गई थी। उनके प्रशासन को अमेरिका में भी और बाहर भी एक संदेश था कि दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। इस बार तो रवैया ही बदला हुआ है ट्रंप का पूरी तरीके से। जब वॉशिंगटन गए मोदी जी, तो बाकी के जो राष्ट्र प्रमुख आ रहे थे उनको तो गेट पर रिसीव कर रहे थे, मोदी जी के लिए तो आए नहीं थे गेट पर। ये यहाँ जब हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको तूल मत दो, ये कोई इतना गंभीर मसला नहीं है। लेकिन बाद के जितने स्टेप इनके तरफ से हुए हैं, जितने बयान आए हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि चीन के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका और ट्रंप है तो वो भारत ही है। सर ये बात बिल्कुल सही है, और मैं वही कह रहा हूं, ट्रंप साहब इस गलतफहमी में थे कि मैं दुनिया का राजा हूं और जैसा मैं कहूंगा लोग वैसा ही करेंगे। अब उनको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई हिंदुस्तान में एक दोस्ती होती है ना, उसमें हम लोग बहुत दिल से बात करते हैं, लेकिन अगर आप भाव दिखाओगे ना तो फिर हमें भी तरीके आते हैं निपटाने के। तो इन्होंने जो किया वो गलत ये किया कि भाई आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप ये चाहते हैं कि भारत आपके आगे पीछे घूमे, आप उल्टे सीधे बयान देते रहो, टर्मिनल उसके आप रशिया से ये कर रहे हो, आप ब्रिक्स से हट जाओ, आप ये कर दो। अब आपको अगर दोस्ती करनी है तो आप बिना सोचे समझे बयान किस बात के दिए जा रहे हो? और आपको ये बात समझ में नहीं आती कि जब आपके बयान देते हो तो वो मोदी साहब भी सुनते हैं और अपोजिशन भी सुनता है। आप मेरे को गाली दो और फिर मैं आपके गेट के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे? तो ये कॉमन सेंस बेसिक डिप्लोमेटिक कर्टसी है जो शायद ट्रंप साहब को कोई नहीं समझा पा रहा। और उनके दिमाग में गलतफहमी ये हो गई कि यार मुझे क्या परवाह है, मैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश मेरे अंडर है, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम मेरे अंडर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मेरे अंदर है, तो मैं तो राजा हो गया। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया आप राजा हो रहो, हमें आपकी जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत होगी हम देख लेंगे क्या करना है। ये जो ट्रंप के साथ हो रहा है इससे वो घबरा रहे हैं कि यार ये अचानक पूरी दुनिया मेरे को भाव क्यों नहीं दे रही, और यही कारण है। और मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को ट्रंप से जाके इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो इस समय दादागिरी कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है भारत की, देखिए भारत अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जितना ट्रंप को हिंदुस्तान चाहिए उतना शायद हमें अमेरिका नहीं चाहिए। अगर हमसे नहीं खरीदोगे तो किससे खरीदोगे? चाइना चले जाओ, भाई यही होगा। हम $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चाइना से $1 ट्रिलियन का कर रहे हो, 100 बिलियन और ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अमेरिका को, ना चाइना को, ना इंडिया को। लेकिन क्या आप वो खेल खेलना चाहते हो? सवाल उस बात को लेके आ जाता है। अब ये ट्रंप के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, मैं तो अक्सर एक ही बात कहता हूं ना सर, कि जो ट्रंप है ना वो गोल्फ का खिलाड़ी है, उसका जो दिमाग कम चलता है, सॉरी टू यूज द वर्ड। अगर उन्होंने चेस खेली होती ना तो ये ऐसी हरकतें नहीं करते, क्योंकि वो आदमी अगली 2-3 चाल सोचता है, दाएं बाएं का इंप्लीकेशन सोचता है, पॉजिटिव नेगेटिव सोचता है, फिर अपने कदम बढ़ाता है।
गोल्फ में क्या है, सामने एक खड्डा है, बॉल है, आप डालते रहो, 10 बार डालो उसको, घूम घूम के धीरे धीरे, क्या फर्क पड़ता है। वो उसका टेम्परामेंट है ना। उन्होंने फैक्ट्रीज चलाई हैं, उन्होंने रियल एस्टेट का काम किया है, बिल्डिंगें खरीदी हैं, उसमें किराया लेके ऐश करनी है। कहने का मतलब है कि एक तो उनकी पूरी जिंदगी की जो आमदनी है वो रेंटिंग से है, किराए से है, और फिर गोल्फ खेलने से है। तो वो जो एक स्ट्रेटेजिक मेंटल थिंकिंग बिल्ड होनी चाहिए वो नहीं हुई। और सबसे दुख की बात ये नहीं है कि उन्होंने भारत को नेगेट किया। ईरान इजराइल के युद्ध के समय जब तुलसी गबार्ड ने यह बोला कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, हमें रुकना चाहिए, तो उन्होंने अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी को बोला ये सब पागल है, इनको कुछ नहीं पता, मैं को पता है, मैंने टीवी पे देखा है, सब ठीक है। मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ही अपने टीवी से कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे को टीवी न्यूज से पता लगा कि ऐसा सब कुछ है। तो जिस आदमी का आईक्यू लेवल इस लेवल तक हो, जो अपनी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इग्नोर करता हो, उससे आप क्या बात करें। एलन मस्क को भी नाराज कर दिया साहब, एलन मस्क को भी नाराज कर दिया, उसको भी असहज कर दिया। नहीं, एलन मस्क को या किसी को भी आप देखिए ना, इनकी पार्टी में कितने लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, कितने छोड़ के जा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जिनके कैबिनेट में जितने मंत्री बैठे हैं वहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे सर, आपको भी ताजुब होगा, वो सब के सब डमी की तरह बैठे होते हैं। आप कभी भी देखिएगा, ट्रंप साहब अकेले बोलते रहते हैं, बाकी किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है जो बोले, और बोलना हो तो वो खड़े होके बस ट्रंप स्तुति करते हैं। नहीं नहीं, ट्रंप हैज डन द ग्रेट थिंग, वी आर डूइंग दिस एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डन दिस दिस दिस। वो 3 मिनट 1 मिनट बोलेंगे और फिर वो आके बैठ जाएंगे। अपनी तरफ से उनका इनपुट कुछ नहीं है। They will only endorse what president has done and they will say he is doing great because president is committed for America first and make America great again। बस ये 2 शब्द लेके उनकी पूरी स्पीच आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स लगा के खत्म हो जाती है। क्या तो इस वहां बार, पे जो, जी जी जी, पूरा करिए पूरा करिए। मैं कह रहा हूं, इस समय वहां पे भी एक चाटुकारिता वाला मंत्रिमंडल है जो ट्रंप साहब को शायद सही जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो तब तक कुर्सी पे है जब तक ट्रंप चाहेगा। क्योंकि जब एलन मस्क जैसे लोगों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया तो बाकी किसकी क्या औकात, साइड लगाने में कितनी देर लगती है। तो इसीलिए अमेरिका में ट्रंप को कोई समझाएगा नहीं, ना उनकी इच्छा है सीखने की। अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए आए थे, क्या बना करके जाएंगे पता नहीं। लेकिन एक मैसेज बार बार ये क्यों दे रहे हैं कि ये नोबेल का पीस प्राइज लेने के लिए पूरी तरीके से डेस्परेट है। अभी आप देखिए, जगह जगह युद्ध रुकवाने की तो बात करते ही हैं। 2 देशों ने अभी तक इनको नॉमिनेट किया है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, पाकिस्तान और इजराइल। आज नेतान्याहू वहां पर हैं और उन्होंने भी इनका नॉमिनेशन किया है कि साहब हम आपका समर्थन करते हैं, आपको नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस बार राष्ट्रपति क्या इसी के लिए बने हैं क्या, नोबेल का पीस प्राइज लेने के लिए? तो देखिए, ट्रंप साहब को इतिहास में अपना नाम लिखवाना है। आप उनको देखिए, वो सुबह शाम उन्होंने जितनी भी चीजें बनाई हैं सब में ट्रंप नाम जोड़ा है। चाहे वो ट्रंप कॉइन हो, चाहे वो ट्रंप टावर्स हो, चाहे वो अपने प्लेन के ऊपर ट्रंप लिखवाया हो। मतलब जो भी उनके पास चीजें हैं और जितना भी वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब ट्रंप को लेकर कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि अब वो चाहते क्या। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारा जो नाम हो वो ऐसा हो जाए कि कोई मिटा ना सके। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं माउंट रशमोर। वो जो माउंट रशमोर है, वो पहाड़ी जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विचित्र एजेंडा है। उसमें उन्होंने देखा है कि जो अमेरिका के 4 जो लीडर हैं उनके नाम वहां पे हैं, जिसमें वॉशिंगटन, रूजवेल्ट, लिंकन जैसे लोग हैं। इन्होंने ये कहा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेरी फोटो उस पहाड़ी पर बनवाओ ताकि मैं
ये लिखा जाए दुनिया में कि अमेरिका के इतिहास में कोई सबसे बड़ा आज तक कोई लीडर हुआ था तो वो हुआ था ट्रंप। और उस चक्कर में इन्होंने आदेश दिए, उस पहाड़ी का पूरा मुआयना हुआ, सर्वे हुआ, उसका साइंटिफिक स्टडी हुआ, तो लोगों ने कहा भाई साहब वहां पे आपकी तस्वीर की जगह नहीं है, अगर हम ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो आपको पूरी पहाड़ी टूट जाएगी, तो आप कहीं और पहाड़ी ढूंढिए अब आप अपनी। कहने का मतलब ये है सर कि इनको इस बात का डेस्परेशन है कि मुझे लोग जिल्ले इलाही बोले, और इसीलिए ये सारे काम ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो एक राष्ट्राध्यक्ष, एक सिविलाइज सोसाइटी का राष्ट्राध्यक्ष क्या दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से ऐसे बात करेगा? हिंदुस्तान में मालदीव का राष्ट्रपति आए या श्रीलंका का राष्ट्रपति आए या अमेरिका का राष्ट्रपति आए, हेड ऑफ द स्टेट का एक प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। और उसको चाहे वो छोटा सा हमारे दिल्ली से आधी आबादी होगी किसी देश की, लेकिन उसको भी राष्ट्रपति भवन में और हैदराबाद हाउस में बकायदा ऑफिशियल रिसेप्शन दिया जाता है। लेकिन ट्रंप साहब अपने घर में बुला के लोगों को बेइज्जत करते हैं। अब ये कौन सी संस्कृति और ये कौन सी डिप्लोमेसी है, मुझे समझ में नहीं आता। आपको नहीं बात पसंद तो मुंह बंद रखिए ना, आप बाद में बोलते रहिए। अपने फॉरेन मिनिस्टर को बोलिए कि भाई जाके बोलो यार दिस विल नॉट वर्क, वी विल नॉट एग्री टू इट। आपको पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष को बेइज्जत करने का क्या अधिकार है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा? तो आप भगवान तो नहीं हो ना यार। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको देखना पड़ेगा सर। अब तो इन्होंने ब्राजील, वो ब्रिक्स देशों के ऊपर भी 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और मैं अभी देख रहा था, जरा हेडलाइन देखिए आप, ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या कहा है इनके बारे में। उन्होंने कहा है, बदल चुकी दुनिया, विश्व को शहंशाह की जरूरत नहीं। ब्रिक्स टैरिफ को लेकर ट्रंप पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। और बाकायदा ये मतलब हेडलाइंस हैं आज के पोर्टल्स की, और सुबह जाहिर है अखबारों में ये दिखाई देगी, और बहुत संभव है प्राइम टाइम में भी ये खबर दिखाई दे। लूला की खरी खरी उन्होंने इनको जो है ये साफ तौर पर कहा है कि आप कह रहे थे जिल्ले इलाही वाली, वही बात उन्होंने कही है कि आप कोई शहंशाह नहीं है और दुनिया को अब शहंशाह की जरूरत भी नहीं है। सर आप बात कर रहे हैं प्राइम टाइम की, मैंने कल ही इस पे वीडियो बना दिया था। 31 पेज का ब्रिक्स का डिक्लेरेशन है, और मैंने उस पर यही कहा कि ब्रिक्स घोषणा पत्र से क्यों तिलमिलाए ट्रंप। आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं दर्शकों से भी कहूंगा, मैंने डिटेल एनालिसिस किया है पूरे 31 पेज का। जितने एजेंडा हैं ब्रिक्स के अंदर, मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप उस वीडियो को देखिएगा। इतना इंटरेस्टिंग चोट पड़ी है ट्रंप पे। जो इनके एजेंडा थे, ब्रिक्स नेशन ने कहा है कि हम टेक्निकली, अगर आप उस पूरे 31 पेज को पढ़ोगे तो उसका एक लाइन में अगर आप मेरे को सार कहना पड़े तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया ये प्लान कर रही है कि यार अमेरिका के बगैर क्या हम लोग नहीं जी सकते? ना हमें डॉलर चाहिए, ना हमें उसका बाजार चाहिए, ना हम उसके हथियार चाहते हैं, ना हमें उससे टेक्नोलॉजी, हमें कुछ नहीं चाहिए अमेरिका से, हम अपना जी लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है अमेरिका की। ये टोन है उसका। क्योंकि जितनी बाकी चीजें हैं, अगर आप देखें अमेरिका से हमको क्या चाहिए? डॉलर। पूरी दुनिया वर्क कर रही है अल्टरनेट करेंसी पे। हालांकि लोग ये कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन, उस पूरे 31 पेज में डॉलर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। कहीं उन्होंने कहा है कि वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट टू डॉलर, ऐसा कहीं नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा है ब्रिक्स एग्रीमेंट में? वी हैव टू प्रमोट लोकल करेंसीज। मतलब भारत रुपए में काम करे, ट्रंप मतलब कि चाइना युआन में काम करे, एंड वी विल क्रिएट ए डिजिटल ट्रांजैक्शन नेटवर्क लाइक यूपीआई या E1, जो वहां पे ECNY करके जो चाइना ने शुरू किया है, विच इज
ग्लोबल करेंसी स्विफ्ट का अल्टरनेट, वो काम शुरू हो गया। सारी रिसर्च की जहां तक बात है तो जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, अब उसमें आप चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, इंडिया का देख लो, ब्राजील का देख लो, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम अमेरिका पे मोहताज हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी इजराइल को दे दी, फिर भी ईरान के हथियार वहां गिर गए ना, मिसाइलें गिरी तो उनकी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है। F-35 हमारे यहाँ खड़ा है पार्किंग में, स्टार्ट नहीं हो रहा है, 21 और दिन उस हो पे गए। मीम बन रहे हैं कि थोड़ा टेढ़ा करके चला लो, हमारा चेतक स्कूटर वैसे ही चलता था। तो मतलब लोग अलग अलग तरह के मीम बना रहे हैं इस पे, तो इससे ज्यादा इनकी टेक्नोलॉजी की फजीयत क्या होगी? उसके इंटरनेशनल अलावा बेसिस। इंटरनेशनल बेइज्जती, बैंकिंग सिस्टम का अल्टरनेट हो रहा है, टेक्निकल का अल्टरनेट हो रहा है, मेडिकल साइंस का अल्टरनेट हो गया है। चाइना ने तो साफ साफ कह दिया है कि 2027 के बाद ना अमेरिका को हमें ना अमेरिका के हार्डवेयर चाहिए ना सॉफ्टवेयर, तो आपने पूरा बाजार ही उसका एक बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है सर, और रही बात पेट्रोल डीजल की, वो मिडिल ईस्ट दे देगा, रशिया दे देगा, तो हमें क्यों चाहिए अमेरिका? अगर आप लबो-लुभाव देखें उन 31 पेज का, तो ट्रंप साहब तिलमिला गए होंगे कि यार ये तो सब कुछ मेरे हाथ से निकाल दिए। और अब जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया है, तो अब वो डिटर्मिनेशन और बढ़ गया दुनिया का कि यार अमेरिका से निकलो बाहर, इसका पीछा छुड़ाओ इससे अपने आप को, अगर इज्जत से रहना है तो सही। इसीलिए ब्रिक्स का जो घोषणा पत्र है वो इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया कल, और अच्छी बात की 1.5 लाख लोग उसको देख भी चुके, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया लोगों ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसको देखना चाहिए। अब ये बताइए, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से ये गतिरोध लगातार बना हुआ है और अमेरिका के साथ ट्रेड पर करार नहीं हो पा रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा, टोटल 5 मुद्दे हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। एक सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर का। अमेरिका में भी एग्रीकल्चर लॉबी बहुत स्ट्रांग है, ट्रंप के जो वोटर है वो किसान है। यहां पे मोदी साहब को भी पता है कि एग्रीकल्चर लॉबी स्ट्रांग है और हमारे वोटर भी किसान है, तो कौन किसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, ऐसे मुद्दे पे हम आके अटक गए हैं कि जहां दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं। इसीलिए ये गतिरोध बना हुआ है। पहली बात, ट्रंप साहब चाहते हैं आमदनी बढ़ाना, हम चाहते हैं अपनी आजीविका को बचाना। तो उनको धंधा करना है, हमें लोगों की जिंदगी बचानी है, परिवार बचाने। तो इसीलिए हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पहली बात। दूसरा मुद्दा है जो ट्रंप साहब कहते हैं कि आप दवाइयों पे जो कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हो कि भाई जो स्टंट है वो 15,000 से ज्यादा का नहीं बिकेगा, आप ऐसा क्यों करते हो? जबकि भारत सरकार ने कहा कि भाई स्टंट है जिसकी कीमत 5-7 हजार रुपए है, आप उसको 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए में बेच रहे हो, ये क्या मजाक है? तो ट्रंप साहब कहना है कि नहीं, आप ये कॉस्ट कंट्रोल मत करो, जिसके पास पैसा होगा वही इलाज कराएगा, बाकी ना कराए, कॉस्ट कंट्रोल हटाओ। अब कोई भी सभ्य समाज ऐसा कर सकता है क्या कि आप लोगों की जिंदगी से इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आपके पास स्टंट है, और बेचारा गरीब आदमी घर बार गाय गूं बेच के स्टंट लगवाने आएगा और बाद में फिर फुटपाथ पे बैठ जाएगा स्टंट लगवा के, यही आप चाहते हो? तो ये सोच का फर्क है, ये सामंतीवादी सोच है ट्रंप की जो हमारे सामने। तीसरा जो मुद्दा आता है वो सबसे बड़ा मुद्दा आता है सर, डिजिटल डेटा को लेकर। चाइना अपने यहां अमेरिका की कंपनियों को घुसने नहीं देता क्योंकि डेटा बाहर जाता है। भारत सरकार ने भी कहा कि सारा डेटा इंडिया में रहेगा, ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मतलब भारत की सुरक्षा से भी उनको कोई लेना देना नहीं है, भारत के रोजगार से भी उनको कोई लेना देना नहीं है, भारत के किसानों से भी कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ दुकानदार की तरह बात कर रहे हैं। अब भारत जब कहता है कि आप अपना डेटा अपने यहां रखते हो, हमारा डेटा अगर हमारे यहाँ रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है? कहता नहीं, वो भी हमारे यहाँ रहेगा। अब ये क्या लॉजिक है? ठीक है, कंपनियों को यहाँ डेटा सेंटर बनाने में खर्चा करना पड़ेगा तो करो, अरबों रुपए कमा रहे हो तो कुछ 100 करोड़ रुपए लगा लो। बिल्कुल। लेकिन ये दुकानदारी वाली बात है जो ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं, हम दुकानदारी ही करेंगे। फिर दूसरा ये कहते हैं कि साहब आप रशिया से हट जाओ, हमसे हथियार लो, लेकिन हम आपको लाइसेंस भी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे, आप हमारे मोहताज हो जाओ, हम जब चाहें आपका बटन बंद कर दें, जब चाहे हम स्विच ऑफ कर दें, आप लटके रहो, जैसा इन्होंने किया था कारगिल के समय में।
तो भारत सरकार ने तो सोच लिया कि भैया जरूरत से ज्यादा रिश्तेदारी या दोस्ती खतरनाक है इस आदमी से, अमेरिका से एज सच, तो वो कॉशियस है। तो कई जगह पे बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको लेके हमें आगे बढ़ना है, और मुझे लगता है कि एक हिसाब से ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि इतना गहन विचार विमर्श शायद पिछले कई सालों में नहीं हुआ होगा जो पिछले 3 महीने में हो गया, कि भारत को आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। ये अब भारत सरकार की मजबूरी हो गई है। पहले तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता था कि मेक इन इंडिया बना देंगे, किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे। अब उनको ईमानदारी से सीरियसली काम करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ट्रंप जैसे लोग उनको तंग करेंगे। अब ये भारत के स्वाभिमान का भी सवाल है और आत्मनिर्भरता का भी सवाल है। अब देखते हैं सरकार कितनी अलर्ट होकर और कितनी तेजी से भारत का विकास करती है। हमें अब इसमें इंटरेस्ट है, ट्रंप में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। कोई रास्ता आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है निकट भविष्य में? सर रास्ता बहुत सिंपल है। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है, उनको आपका बाजार चाहिए, क्योंकि चाइना धीरे धीरे उनको हर जगह से निकाल बाहर करेगा। सिर्फ चाइना उनसे दाल रोटी खरीदेगा, मतलब सोयाबीन खरीद लेगा, मक्का खरीद लेगा अपने जानवरों को खिलाने के लिए। चाइना को आपकी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। चाइना आपके साथ आईटी सर्विसेज में काम ही नहीं करता, क्योंकि फेसबुक चाइना में चलते नहीं। तो आप चाइना आपसे कुछ नहीं लेगा, सिर्फ अपने जानवरों के खाने के लिए दाना ले लेगा, उनको खिलाने के लिए, बस। अब रही बात अमेरिका की मजबूरी है कि जब चाइना कुछ नहीं ले रहा तो दूसरा बाजार कहां है? दूसरा बाजार है इंडिया, क्योंकि बाकी इंडिया को छोड़ के आप श्रीलंका में क्या बेच लोगे, बांग्लादेश में कितना बेच लोगे, म्यांमार में कितना बेच लोगे, मालदीव में कितना बेच लोगे? 2 कंटेनर 5 कंटेनर यहां लगेंगे, 1 लाख कंटेनर। तो उनको भारत का बाजार चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि गरज है अमेरिका की, लेकिन हाथ जोड़ के दोस्ती करने की जगह वो दादागिरी से दोस्ती करना चाहता है। कहता है मेरे हिसाब से चलो। मेरे को लगता है ट्रंप साहब कुछ ज्यादा गलतफहमी में आ गए, और भारत अगर बाजार उनको नहीं मिलता है तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके जो व्यापार है, देखो रशिया उस पर डिपेंड नहीं है, ईरान उन पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी जो ब्रिक्स देश है वो धीरे धीरे कर सब निकल रहे हैं, यूरोप बाहर निकल रहा है, कनाडा ने अपना अलग अलाइनमेंट शुरू कर दिया है, मैक्सिको ब्राजील ने अलग कर दिया है। अब उनको एक उम्मीद है भारत से कि इतना बड़ा बाजार मिल जाएगा तो ये जो छोटे छोटे लोग धमकाते हैं मैं एक साथ निपट लूंगा। उनके लिए भारत ज्यादा जरूरी है, भारत के लिए अमेरिका ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो चीजें अमेरिका देता है वो हो सकता है कि हमें देर से मिले या हम खुद अपनी डेवलप कर लें, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजीज और आईटी टेक्नोलॉजीज। अब भारत सरकार ने जिस तरह से डीआरडीओ को लेकर कार्रवाई करी है आत्मनिर्भरता के लिए, इस तरह से हमें आईटी सिस्टम में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी आत्मनिर्भरता पे काम करना पड़ेगा। हम फेसबुक अपना क्यों नहीं बना सकते सर? हमें ट्विटर बाहर का क्यों चाहिए? हमें ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिका के क्यों चाहिए, जबकि उनका 70 to 80% मार्केट इंडिया है? ये हम ही नहीं समझ रहे। और भारत सरकार इस पे इतनी सुस्त क्यों है? पिछले 10 साल में हमने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आज तक हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाए? ये अपने आप में ताज्जुब की बात। चाइना ने किया है ना, हमें क्या प्रॉब्लम? तो ये एक वेकअप कॉल है एक्चुअली भारत सरकार के लिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैं तो, ईमानदारी की बात है, मैं तो बोलूंगा ट्रंप को थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपने भारत को जगाया तो सही, नहीं तो हमारे यहां सब चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। जिन वीडियोस का जिक्र किया है अभी विजय जी ने, जरूर देखिए, और मुझे भी जैसी समय मिलेगा मैं जरूर देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।